सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, द E नोट सेल ऑफ द रिएक्शन MnO4 नेगेटिव, E नोट सेल ऑफ द रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स यू Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव एंड प्लस वाटर। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हमारे पास आयरन की क्या हुई, यहाँ पे हमारे पास आयरन की क्या हुई ऑक्सीडेशन, और मैंगनीज की क्या हो रही है रिडक्शन। चेक करिए कैसे, देखिए जरा। Fe2 पॉजिटिव से मेरे पास क्या बना, Fe3 पॉजिटिव प्लस का लूज हुआ एक इलेक्ट्रॉन। वहीं MnO4 नेगेटिव क्या कर दे रहा है, क्या कन्वर्ट कर दे रहा है अपने आप को Mn2 पॉजिटिव में। यहाँ पे मैंगनीज पे ऑक्सीजन नंबर कितना है भाई, +7। ठीक है, +7 से किस में कन्वर्ट हुआ, +2 में कन्वर्ट हुआ। तो यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन कितने का आया, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अब गेन 5 का है, लॉस 1 का है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, 5 से। तो नेट अगर आप देखें तो n मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। क्लियर। मुझे निकालना क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। आपको पता है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो इस केस में फॉर्मुलेशन क्या होती है, वी नो दैट इज E सेल इज इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम। पर लेकिन E नॉट सेल 0 नहीं होता, तो वो वैल्यू कितनी होगी, 0.059 ऑन n इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। मुझे फाइंड भी क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही फाइंड करना, तो ऐसे केस में फॉर्मुलेशन नहीं यूज होगी। E नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, चेक करिए। E नॉट सेल इस रिएक्शन का हमें प्रोवाइडेड है वो कितना है, 0.59। ये कितना है 0.059 अपॉन n कितना आया 5 इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। क्लियर। इसको वहां ले जाओ, क्या आ जाएगा 0.59 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.059 इक्वल्स टू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10, कितना बना 50। अब अगर आगे लॉग को एंटीलॉग में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, के इक्विलिब्रियम, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10⁻50। क्लियर। ठीक है, के इक्विलिब्रियम 10⁻50, तो आपका आंसर क्या रहा, ये क्वेश्चन रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंबाइन करके दिया गया था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चंस के पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको रिडॉक्स और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन मिक्स काफ़ी दिखेंगे बच्चे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ही मेनली दिखे जाते हैं अगर इक्विलिब्रियम में आए भी तो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज प्लैटिनम हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव आयन में, और सिल्वर पॉजिटिव से क्या बन रहा है, सिल्वर। मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, 4x, मुझे x क्या गिवन है यहाँ पे, pH की वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर है। जो pH की वैल्यू होगी, यानी कंसिडरेशन ऑफ जो H पॉजिटिव आयन या pH मेरे पास जो जनरेट होगा, उसी वैल्यू से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, ये फॉर्मुलेशन सॉल्व कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं करना कैसे है। पहले एक बार वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए, उसके बाद इस पर ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, और ट्राई करने के बाद आगे देखिए क्या करना है। देखिए आपको ई सेल गिवन है, ई नॉट सेल पता है क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होती है वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की 0। तो ऐसे केस में हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0, ये वैल्यू कितनी रखी, 6 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ। अब आगे क्या आएगा, इक्वेशन देखते हैं पहले जरा इसकी, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन से हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, 2H पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2। तो इसका मतलब 2 सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेंगे, जिससे क्या बनेगा, Ag। क्लियर, सॉलिड। अब यहां से आपको क्लियरफाई हो जाएगा कि इक्वेशन मेरे पास ऊपर क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर होगा, नीचे क्या आएगा, Ag पॉजिटिव, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, उसकी वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर, यही होगा हमारे पास। देखिए जरा इसको तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन में आगे सॉल्व करना कैसे है इसको। दिस इज द इक्वेशन, ये हमारे पास फॉर्मुलेशन रहेगी, जिस फॉर्मुलेशन का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आगे कैसे डेवलप होगी, तो ई सेल गिवन है कितना है, 1.1 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अगर मैं बात करूँ ई नॉट सेल की, तो वो
कितना आएगा, जितना सिल्वर का है 0.8 माइनस 0.06 अपॉन एन कितना आएगा 2 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। देखो मैं पी एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक्स, ये किसके इक्वल होगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो मेरे पास एच पॉजिटिव कितना आएगा 10⁻⁻⁻, ये कंसंट्रेशन आई। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड 10⁻⁻⁻, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। एजी पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव की मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 10⁻⁻², यानी 10⁻⁻², इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1। ठीक है, ये क्लियर हो जाए तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं जरा, देखिए क्या बनेगा। हमारे पास इस वैल्यू को यहाँ जाके माइनस कर दीजिए, कितना आया 0.3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻x अपॉन 2x/10⁻4। ये कितना आ जाएगा 0.03, इसको यहाँ से यहाँ कट कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास 10। तो आया माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10⁻4 माइनस 2x। ये वहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा 10⁻10 इक्वल टू 10⁻4 माइनस 2x। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास 2x कितना आ गया 14, तो 4x कितना आ जाएगा आपके पास 28। ये आपका क्या रहा, रिजल्ट रहा। होप है सभी को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन करना कैसे था। पहले इक्वेशन लिख के इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करके वहाँ से हमने नर्स इक्वेशन अप्लाई करी। उस नर्स इक्वेशन के अप्लाई करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया। वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट, मोलर नेटिविटी of aqueous solution of CH3COH that has pH equals to 3। pH equals to 3 होने का मतलब मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी है 10⁻⁻3। लिमिटिंग मोलर नेटिविटी हमें दी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हमें प्रोवाइडेड है। हमें क्या निकालनी है, मोलर नेटिविटी। देखो भाई, अल्फा पता हो तो लैम्डा m मोलर नेटिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर नेटिविटी, हमें इन दोनों की रेशियो से अल्फा निकलता है। अल्फा पता हो, ये पता हो, तो मेरे पास क्या निकल आएगी, मोलर नेटिविटी। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। पहले पहले तो पता होना चाहिए अल्फा क्या है। देखिए, मुझे पीएच पता है, कितना पता है पीएच 10, पीएच है मेरे पास 3। इसका मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितनी आएगी 10⁻⁻3। रिएक्शन है CH3COOH, जो इक्विलिब्रियम में लाया करेगा तो क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस क्या बनेगा H पॉजिटिव। यही आया। इसमें हमारे पास इनिशियल कंसिडरेशन C है, तो C में से कितना जाएगा C अल्फा। ये कितना फॉर्मेशन करेगा C अल्फा, और ये भी कितनी फॉर्मेशन करेगा C अल्फा। आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसिडरेशन गिवन है, तो इसका मतलब C अल्फा जो है वो किसके इक्वल आएगा 10⁻⁻3 के। इतना क्लियर है, क्लियर। हमें कंसिडरेशन नहीं पता कंपाउंड की, तो इसलिए हम डायरेक्टिव नहीं निकाल सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि के ए क्या है। जो के ए है दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, वो कितना है 10⁻⁻5। वो किसके इक्वल आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि मेरे पास क्या है सी अल्फा। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन दैट इज इक्वल्स टू सी अल्फा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C माइनस सी अल्फा। आपको याद होगा के ए को निकालने का फॉर्मुलेशन यहाँ पे C स्क्र अल्फा स्क्र C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, क्या बन गया C अल्फा स्क्र अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं। तो के ए 10⁻⁻5, क्योंकि के ए काफ़ी छोटी वैल्यू है। C अल्फा स्क्र, C अल्फा स्क्र को लिख सकता हूँ C अल्फा इंटू अल्फा, ये रख सकता है भैया। सी अल्फा कितना है, सी अल्फा में गिवन है 10⁻⁻2 इंटू अल्फा आ जाएगा, और 10⁻⁻5। 10⁻⁻2 इस तो ले जाओ, क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 10⁻⁻3 था 10⁻⁻2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई।
अब आपको पता है कि अल्फा किसके इक्वल है, लैम्डा अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिट। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिट। तो मेरे पास अल्फा 10⁻⁻² है, लैम्डा एम हमें निकालना है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है कितनी, 3900। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3900। तो लैम्डा एम कितना आ गया मेरे पास, 3900 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से लैम्डा एम कितना आ गया आपका, 39। क्लियर। को सॉल्व करने के लिए पहले मेरी अप्रोच क्या थी, पहले पीएच से मैंने अप्रोच की कंसिडरेशन निकाली, उसका यूज़ करके के ए का यूज़ करके मैंने अल्फा निकाला, और अल्फा को फाइंड करने के बाद मैंने लेमडा एम निकाल लिया, क्योंकि मुझे अल्फा और लेमडा एम के बीच में रिलेशन का अंदाजा था बच्चे। क्लियर। आप सबको समझ में आ रहा है कि ये किस चैप्टर का है, तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक, इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है बच्चे। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक गैसियस रिएक्शन है, ए गिव्स यू 2b+c विच ओबेज फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स यानी केमिकल कैनेटिक्स का क्वेश्चन हुआ, लेकिन ये लिंक किसे कर रहा है, इक्विलिब्रियम के साथ, लेकिन वैसा नहीं है प्योरली, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है नहीं। उसने बोला कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो है ए गिव्स यू 2b+c। देखो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर के लिए, चाहे इसको पॉज को वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से सॉल्व करिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ए गिव्स यू 2b+c, ठीक है, और ये इक्वेशन दी हुई है, ए गिव्स यू 2b+c, सभी गैसेज हैं। इनिशियल प्रेशर कितना है, 90। आफ्टर टाइम मिनट्स, 10 मिनट पे हमारे पास 90 में से कुछ एक्स अमाउंट यूज़ हुई होगी, और यहाँ पे कितना बना होगा, 2x प्रेशर डिवेल्प हुआ होगा, और यहाँ पे x डिवेल्प हुआ होगा। 10 मिनट बाद मेरे पास टोटल प्रेशर कितना है, 180, यानी इन सब का सम कितना आ गया, 90 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो कितना आ जाएगा अभी, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, दैट इज x इक्वल्स टू 45। कैसे, 180 में से 90 कितने रह गए, 90 रह गए, 90 में डिवाइड करेंगे 2, कितना आ जाएगा, 45। इतना समझ में आया, ये निकला है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल चुके हो आप, आपको पता है कि कितनी अमाउंट इनिशियल थी, कितनी अमाउंट फाइनल है। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट, कितनी स्पीड से रिएक्शन फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू की बात कर देंगे। के फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ, नाउ क्या आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यही फॉर्मुलेशन थी। तो 2.303 अपॉन टाइम मेरे पास कितना है, सेकंड में निकालना है, तो टाइम 10 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना है, 90 अपॉन फाइनल मेरे पास कितना रह गया, 90 माइनस 45, दैट इज 2.303 अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाय 9, लॉग ऑफ 90 अपॉन 45, जो कि कितना आया, 2। क्लियर। log 2 इंटू 2.303 दैट इज 0.693 अपॉन 600, इसको सॉल्व करिएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.1510⁻³ क्लियर। तो ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इससे आपने क्या निकाला, के, और यही आपका क्या रहा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ही आता है वेलोसिटी कांस्टेंट किसे कहा जाता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट बच्चे के को ही कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, रेट कांस्टेंट उसे ही कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस होते हैं बच्चे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 2NO+Br2 हमारे पास क्या लाया करेगा, 2NO Br। इस रिएक्शन में एक ध्यान से देखा जाए तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, इस रिएक्शन में हमें बोला गया है NO+Br2 इक्विवेलेंट विद 2NO NO Br2 प्लस NO गिव्स यू N2NO Br, स्लो रिएक्शन है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, फिर हम अभी इसको करते हैं सॉल्व।
तो अगर किसी को स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन याद ना हो तो मैं एक बार आपको बता दूं सारा ये वाला केस कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम में लाया कर रहा है फर्स्ट स्टेप, लेकिन स्लो स्टेप पे ही रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप ये कह सकते हो जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो होगा के डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO Br2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO। NO एक्चुअल में लाया कर रहा है सेंट्रल इंटरमीडिएट की तरह, जिसमें NO Br2 प्रोड्यूस हुआ और आगे क्या हो गया, वो यूज़ हो गया। तो ऐसे केस में मुझे यहाँ से इसके लिए ड्राइव करना पड़ेगा रिलेशन। चेक करिए क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, के फॉरवर्ड इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Br2, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से चूज़ किया। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड कितना होगा, के बी, ये क्या आएगा, कंसनट्रेशन ऑफ NO Br2, क्लियर, NO Br2। अब वही अगर बात की जाए तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जब इनकी रेशियो निकालूंगा तो आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितना आएगा, वन इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन NO Br2। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। अब NO Br2 को इस तरफ ले जाओ, NO Br2 इज इक्वल्स टू KF अपॉन KB इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Br2। तो आपके पास यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ NO Br2 के लिए एक रिलेशन निकल के आ गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्लियर, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू के डैश मल्टीप्लाई बाय के एफ अपॉन के बी इंटू NO Br2 इंटू साथ में क्या होगा फिर से NO। NO इंटू NO आपस में क्या बना देगा, NO का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बना, R इक्वल्स टू के NO का स्क्वायर इंटू Br2। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास रेट ऑफ फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है और इस इक्वेशन का यही मेरे पास क्या निकल के आएगा, फाइनल रिजल्ट। देखिए भाई, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे पास आंसर निकाल के देगा और वो है ये। ठीक है, सबको नज़र आ रहा होगा कि यही हमारे पास क्या बना है, एट लास्ट रिजल्ट बना है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जैसे मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है और आप उन्हीं मेथड के जरिए इन क्वेश्चंस पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, एक बार आराम से देख लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए इसके लिए। क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NOBr एट 127 डिग्री सेल्सियस इज 2 × 10⁴ टाइम द डेट ऑफ NOBr। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दे रखी हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्मुलेशन पता होनी चाहिए, क्या थी वो, log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R log ऑफ 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो T1 है वो लेस देन है T2 से। क्लियर, इसमें टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना है हमने, किसमें, इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेना हमने केल्विन में। ठीक है, और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, आइए पहले इसको सॉल्व कर लें। इसकी रेशियो कितनी दी हुई है, 2 × 10⁴ तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 2 × 10⁴ इज इक्वल्स टू EA हमने फाइंड करना है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अपॉन 2.303 इंटू R T1 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन माइनस T2 400 केल्विन। क्लियर, तो अगर आप इस वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे तो log 2 × 10⁴ एक्चुअली कितना आ जाएगा, log 2.301 होता है प्लस 10⁴ 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4.3। ठीक है, EA निकालना है
तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2.303, आर कितना आ जाएगा 8.314 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे ज़रा, ई ए मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन नीचे कितना आएगा 300 गुना 400। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए। 4.3 इंटू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 98.8 जूल किलो जूल में आएगी। ठीक है, कितना का 98.8 किलो जूल आपके पास क्या निकला है एक्टिवेशन एनर्जी पर मोल के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा? ए। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन रहती है इन क्वेश्चंस में, इसमें टाइम लगता है। बाकी तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ऐसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसमें बहुत कुछ सोचना पड़े। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड एंड वेपर फेज आर 0.4 एंड 4/3। मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखी है, दैट इज एक्स ए कितना है 0.4, एंड वाई ए भी दे रखा है कितना है 4/13। अगर एक्स का ए इतना है तो एक्स बी कितना होगा मेरे पास 0.6, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एंड सिमिलरली वाई बी मेरे पास कितना होगा 1 माइनस 4/13, दैट इज 9/13। क्लियर? आप सबको पता होगा कि यहाँ पे वाई ए और का ए के बीच में रिलेशन भी होता है। ठीक है, अब इसने एक और चीज़ दे रखी है, वो क्या है हमारे पास? टोटल प्रेशर। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना है, चाहे वीडियो पॉज कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, तो व्हेन टोटल प्रेशर इज 130 टोर, तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन पेयर फॉर्म निकालना है। तो ये जो मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूँ, ये रिलेशन यहाँ पे यूज हो जाना है। वाई ए दैट इज वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस क्या होगा पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए कितना होता है पी नॉट ए इंटू ए अपॉन पी टोटल। टोटल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है अभी 130 टोर। आइए तो इसको सॉल्व करेंगे, तो वाई ए कितना आ गया 4/13, पी नॉट ए निकालना है, और का ए कितना दे रखा है 0.4 अपॉन टोटल कितना आएगा 130। 30 में से 130 कट के कितना 10 आया। ठीक है, 0.4 में से 4 कट के कितना आया मेरे पास 10। 10 और 10 आपस में कितना आ गया 100, यानी टोर में था यूनिट्स, तो मेरे पास पी नॉट ए कितने आ गए 100 टोर। क्लियर? इसके बाद जैसे पी नॉट ए निकाला है, सिमिलरली क्या निकालेंगे पी नॉट बी। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारे पास। तो आइए, आपके पास वाई बी भी आ चुका है, और वाई बी कितना होगा पी बी अपॉन पी टोटल। इसको सॉल्व करेंगे ज़रा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखिएगा। वाई बी जो है हमारे पास वो कितना है 9/13 इज इक्वल्स टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय काई बी कितना आएगा 0.6 अपॉन 130। ये 10 पे गया, और ये 0.2 पे कितना आया 300/2। पी नॉट बी मेरे पास कितना आ गया 150। सिंपल। पी नॉट ए भी निकाल लिया, पी नॉट बी भी निकाल लिया, तो ऑप्शन कौन सा बना भाई? थर्ड। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन से देखने को मिल सकते हैं बच्चे आपको, तो इन क्वेश्चंस पे ध्यान से आराम से क्वेश्चन लगाने हैं इन सभी को। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और 0.01 मोलर एक्वस CaCO सॉल्यूशन इज 0.0204 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा TF दे रखा है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो डेल्टा TF किसके इक्वल होता है I इंटू KF मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। तो निकालना भी क्या है चेक कर लीजिएगा, एज्यूमिंग मोलालिटी इक्वल्स टू मोलारिटी। ठीक है, पीएच निकालना है, वो बढ़िया। पीएच को निकालने का मतलब ये हो गया, आपको पहले क्या पता होना चाहिए? प्लस H पॉजिटिव आयन, यही है। सी में से सी अल्फा जाएगा, सी अल्फा ये बनेगा, सी अल्फा ये बनेगा, तो एक्चुअली मुझे क्या पता होनी चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, मुझे कंसंट्रेशन पता है यहाँ पे,
एच पोस्ट बैंक कंसंट्रेशन निकालने का मतलब ये हो गया, मुझे सी अल्फा निकालना पड़ेगा। सी मुझे पता है पहले से, वो कितना है 0.01, मुझे अल्फा नहीं पता। ठीक है, अल्फा यहाँ पे निकाला जा सकता है आई की वैल्यू से, क्योंकि आई यहाँ पे किसके इक्वल होगा 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 1 माइनस आई। तो आप इस मेथड से पहले आप क्या निकालेंगे, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का पाथ भी पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अल्फा निकालना है, ठीक है, आया आपको निकालना पड़ेगा यहीं से, ठीक है, उससे क्या निकलेगा, आपके पास अल्फा निकलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। डेल्टा टी एफ जो है मेरे पास वो कितना दे रखा है 0.0204 इज इक्वल्स टू आई। मुझे आई नहीं पता बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि एक्चुअली उसके लिए अल्फा चाहिए होगा, अब मुझे अल्फा ही तो निकालना है। के एफ नहीं पता है, कुछ नहीं दिया हुआ। मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.01, लेकिन इसने बोला है कि 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन है जो फ्रीज हो रहा है कितने पे -1.8 से। अब यूरिया जो होता है वो एक्चुअल में नॉन वोलेटाइल कह सकते हो, जो आयनाइज नहीं करता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1 यूरिया में। तो अगर देखा जाए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलरिटी, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। टी एफ कितना दे रखा है 1.86, आई कितना आ गया मेरे पास 1, के एफ नहीं पता, मोलरिटी कितनी है 1। तो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन का क्या निकल आया के एफ। दोनों सोल्यूशन का सॉल्वेंट कॉमन है, इसलिए मेरे पास के एफ यहाँ पे क्या रहेगा सेम। तो के एफ सेम है, तो ऐसे केस में आपके पास के एफ आ गया 0.0204, आपके पास वैल्यू आ गई टी एफ की। मोडालिटी आपको पता है, यहाँ से क्या निकालोगे आप आई, कैसे निकालोगे देखिए जरा, 0.204 इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई 1.86 इंटू 0.01, ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो आई, जो कि सॉल्व करने पे कितना आता है 31 सॉरी 34/31 के करीब कटिंग करके आया, इतना आकार है। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालोगे बच्चे अल्फा, अल्फा कितना आएगा 1 माइनस 34/31 दैट इज इक्वल्स टू 3/31। मुझे पीएच निकालना है, तो यहाँ से मेरे पास सी अल्फा निकल आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितना निकल के आया मेरे पास 3/31 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो यहाँ से जो पीएच है वो कितना आ रहा है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव 3/3100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 3। क्लियर, इसको ऊपर ले जाओ 10⁻³ तक वैल्यू पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी, मैं सॉल्व एक बार ट्राई कर देता हूँ, माइनस लॉग का माइनस अंदर ले जाओ, दैट इज लॉग ऑफ 3100 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा पी एच लॉग ऑफ 10⁻³ कितना आंसर आया 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक 3 अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इतना ही आ जा रहा है, और इतना ही लगभग आएगा अभी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर, और अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें से कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है भाई। देखो ये चारों के चारों ऑप्शन जितने भी गिवन हैं, इन सब में एक ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो, एक ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन। एक बार ध्यान से देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ, आराम से देख लो जरा, एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि देखो अगर किसी को आइडिया हो तो पता लग चुका होगा कि इस क्वेश्चन में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड निकालना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का मतलब सिंपल सिंपल है, ऑक्सीजन प्लेटो डेंसिटी की बात हो रही है। ऑक्सीजन प्लेटो डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में एसिडिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इंक्रीज कर जाएगा। देखो क्लोरीन नाइट्रो सबका इफेक्ट माइनस आए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रो का इफेक्ट यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन से। और होगा क्या कि नाइट्रो का इफेक्ट यहाँ पे दोनों में मेरे पास -R और -I है, -R और -I। तो किसी को अगर याद हो तो इस केस में हमारे पास क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आना चाहिए था इसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन इसका नहीं आता, किसका आता है, पैरा वाले का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा सकता है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक ही चीज पता होनी ही चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस कौन सा है। ठीक है, देखो इन कंसेप्ट पे ऊपर थोड़ा बहुत एक बार नजर लगा लेना, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो इफेक्ट हो गया, ठीक है ना, इन सभी के ऊपर एक बार ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कर लेना। नेक्स्ट क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई खींचेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है भाई, क्लियर। CH3 की तरफ से प्लस H इफेक्ट अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करती है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज, यहाँ क्या हुई, इंक्रीज। जहाँ पे इंक्रीज होगी वहाँ कॉमन सी बात है मेरे पास बेसिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे बेसिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चे। ठीक है, यहाँ बेसिक करेक्टर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये लाई करेगा इन दोनों के बीच में। यानी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ मेरे पास, थर्ड, उससे कम कौन हुआ, वन, और सबसे लास्ट में कौन आया, सेकंड। तो आंसर क्या बना है इसका, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो वुड बी एरोमेटिक। ये कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, सभी sp2 हाइब्रिडाइज यानी प्लेनर, तो कंजुगेशन में है, लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर से क्या आया, एंटी एरोमेटिक। ये 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और कंजुगेशन में है, तो ये भी क्या मेरे पास, ये होगा मेरे पास एरोमेटिक। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हक्कर रूल फॉलो कर रहा है बच्चे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होप है सभी को आता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो अच्छे से एक बार रिवाइज के लिए, बड़ा इजी टॉपिक है बच्चे ये। ठीक है, जिसको इसका आंसर क्या आया, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। देखिए इसके अल्फा कार्बन पे तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके अल्फा कार्बन पे भी पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबिलिटी क्लियर करनी होती है, अल्फा कार्बन पे तो हाइड्रोजन होना चाहिए, वो अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन लेके बैठा वो कहीं ब्रिज कार्बन निकल आया तो भी पॉसिबल केस नहीं होता। ठीक है, इस केस में हमारे पास कंडीशन ही बेसिक नहीं है जो आपको रिक्वायरमेंट टोटोमेरिज्म के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, वो क्या थी, A B डबल बॉन्ड O यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और A के साथ क्या होना चाहिए, H। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसा होना चाहिए, OH, यानी इसके साथ क्या होता है, कोई डबल बॉन्ड होता है, जो कि यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फॉर्म बन रही है, इस वजह से आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज AB डबल बॉन्ड O। कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, ये इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा, और ये H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा बच्चे, इस कार्बन के पास। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, H और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये है हमारे पास कीटोनल टोटोमेरिज्म के बेस पे क्वेश्चन, और इन चारों में से सिर्फ एक ही कंपाउंड शो कर रहा है। देखो ये पहले थी इनॉल फॉर्म, क्योंकि इस कंपाउंड की इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। अब ये कौन सी फॉर्म है इसकी, कीटो फॉर्म। रिएक्शन मोस्टली इसका बैकवर्ड होगा, लेकिन हाँ इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। KOH अल्कोहलिक हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, KOH अल्कोहलिक हीट करने पे हमारे पास जनरली क्या होती है, एलिमिनेशन ही होती है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को चाहे पॉज कर लो, आराम से सॉल्व करो, फिर मैं अभी आपको ये सॉल्व कर देता हूँ, साथ ही में सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन पहले एक बार पॉज कर लीजिएगा भाई इसको। ठीक है, तो मैं करवा दे रहा हूँ, देखो CH3C CH3CH3Br, KOH अल्कोहलिक की प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन होगी, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, और इन तीनों में से किसी एक जगह से क्या निकलेगा बच्चे, एक हाइड्रोजन। उसके निकलने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और नीचे क्या आएगा, CH3, दैट इज एलिमिनेशन। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होगा, जिससे मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH एंड CH2Br। क्लियर, ये हाइड्रोकार्बन में भी है और हेलोल्किन हेलोरेन्स में, हेलो अल्केन्स में भी ये क्वेश्चन लाया कर सकता है। ठीक है, पहला तो पॉइंट वही एलिमिनेशन, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन के बाद एडिशन रिएक्शन, लेकिन कौन सा, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंपाउंड कौन सा बना, ये वाला। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन ये था नहीं।
नेक्स्ट देखिए। हाँ, क्या बोला गया है कि ये कंपाउंड है, उसमें एक्स कोई हेलोजन है, रिएजेंट पी अटैक करवाया जिससे कंपाउंड बना ए। ठीक है, इसमें से कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं? देखिए, अगर रिएजेंट पी होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, अल्कोहलिक, तो आपको पता है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा एलिमिनेशन ई। अगर एलिमिनेशन करेगा तो ऐसे केस में यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल ना बन के क्या बनेगी? अल्कीन बनेगी। तो ये ऑप्शन तो बच्चे क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, रिएजेंट पी है, उसमें मैंने क्या यूज़ किया? एक बल्कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज़ किया। आपको याद होगा कि इसकी प्रेजेंस में हॉफमैन लाई करता था। ठीक है, और ऐसे केस में जो कंपाउंड बना उसके आगे फर्दर क्या करी? ओजोनोलिसिस करी। ओजोनोलिसिस करने पे हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस होगा जिसमें एक कार्बन जो है वो क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप की तरह ऐड कर रहा होगा, मतलब एक कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। आइए इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला स्टेप करेंगे तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, हॉफमैन। इसके बाद इसकी क्या कर दी? ओजोनोलिसिस, यहाँ से कंपाउंड ब्रेक हो गया। अब यहाँ से कंपाउंड ब्रेक हो गया तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चे? ये आ गया, प्लस क्या बन के बाहर निकलेगा? HC डबल बॉन्ड OH। तो हाँ, ये पॉइंट सही है। ठीक है ना? इसके बाद बाकी पॉइंट चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी पेपर में भी, तो मेरे पास पहला पॉइंट गलत होगा, बाकी सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास? बिल्कुल सही है बच्चे। आइए नेक्स्ट देखिए। ये तो पहला रिएक्शन ही क्या है? HVZ, जिससे मेरे पास यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा? CH2 CHBr क्लियर? ये बन के रेडी हो गया। इसके बनने के बाद मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक क्वेच एक्सेस में डाला है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे ये क्या करेगा? पहले तो करेगा एलिमिनेशन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। क्लियर? O नेगेटिव एंड K पॉजिटिव बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ KOH। क्लियर? इसका आंसर क्या बना? बी। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है ये। ठीक है, इन क्वेश्चन को आराम से पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर इन क्वेश्चन को एक बार बाद में देख लेना है बच्चे। नेक्स्ट, पहले हमने क्या ऐड किया? यहाँ पे क्या करवाएगी? ओस्मोसिस, जिससे क्या बना? R C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या निकला? HC डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस करके मैंने इसकी क्या करवाई है बच्चे? रिडक्शन। रिडक्शन करवाऊंगा तो ये वाला पहले वाला क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल दैट इज RCH2OH, और दूसरे वाला भी क्या बन जाएगा? CH3OH। इसका आंसर मेरे पास क्या बना भाई? फोर्थ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन सिंपल है, अल्कीन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी लाया करते हैं और साथ में अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आते हैं भाई। आइए नेक्स्ट देखिए। SM1 का एक्टिविटी ऑर्डर, ये प्राइमरी अल्काइल है और ये सेकेंडरी। एक्टिविटी तो उल्टी होनी चाहिए थी ना, तो ये गलत है, हमसे सही पूछा गया है। ये टर्शरी होगा लेकिन ये सेकेंडरी है, तो टर्शरी की ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये भी गलत है। विनाइल आयोडाइड, ये रहा विनाइल आयोडाइड, और एलाइलिक आयोडाइड, ये रहा एलाइलिक। तो हाँ, ये निकलेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगी? SM1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हाँ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास क्या है? सही है। क्लियर? इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं बच्चे, इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। Which of the following compound is least reactive toward nucleophilic substitution reaction? अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो ये है एक्चुअल में यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये SNAR है। देखो भाई, SNAR जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। अगर मैं SNAR की बात करूं तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा हमारे पास, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा लगा होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही पावरफुल होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे अच्छा डोनर कौन है भाई हमारे पास?
OCH3 सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? NO2, यानी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा और ये सबसे वीक होगा। उसने पूछा कौन सा हुआ है? लीस्ट, लीस्ट यानी सी। क्लियर? सी। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा बच्चे हमारे पास। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखिए जरा। द मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। पहले क्या ऐड करेंगे? HBr। यहाँ से कंपाउंड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? HBr। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन के तैयार हुआ बच्चे? ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। Br नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो ये आ जाएगा OH। यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया? ब्रोमीन। यहाँ H, यहाँ क्या आ गया? ब्रोमीन। क्लियर? अब आगे फर्दर मैंने क्या किया? इसकी क्या कर दी? अल्कोहलिक QH के साथ एलिमिनेशन करवा दी। एलिमिनेशन कराऊंगा तो A का क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा OH। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और आगे फिर से क्या आ गया? एक डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे। अब एलिमिनेशन के बाद क्या करवा दी इसकी? ओजनोलिसिस। यहाँ से कंपाउंड टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे? OH, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? अगर आप इसको देखें तो मेरे पास एट लास्ट कंपाउंड कौन सा बन के तैयार हुआ? ये वाला, फर्स्ट। ठीक, एट लास्ट मेरे पास जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ वो कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? सिंपल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं जरा। डॉट प्रोसेस जैसे रिएक्शन है, सल्फोनिक एसिड है तो बड़ा इजीली अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो मेरे पास यहाँ पे पहले ही क्या बन जाएगा डायरेक्टली? O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। वहीं अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये फिनॉल। अब इसमें ब्रोमिनेशन कर दो। अगर H2O की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करते हो बच्चे, तो वो एक्सेस में होती है भाई। वहीं अगर मैं CH2 की प्रेजेंस में करता तो कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पे पूछा क्या हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है भाई? बेंजीन की कितनी होती है बच्चे? 4। उतनी ही होगी, तो आंसर कितना आया मेरे पास? 4। चेक कर लो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 4 कैसे आई देख लो। कहीं और डबल बॉन्ड नहीं, कहीं और कुछ नहीं, बस हैलोजन, और इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं हमारे पास यहाँ पे। इसका पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और एक रिंग, टोटल कितना आ गया? 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया मेरे पास? 4। क्लियर? नेक्स्ट। विच द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। इसमें से कौन सा कंपाउंड ईथर नहीं बना सकता? तो देखिए फिर, OPH फिनॉक्साइड आयन, इसने बोला क्या था कि कौन सा रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा ईथर। देखिए भैया, ये प्राइमरी है, आपको पता होगा कि ये जो ईथर की फॉर्मेशन है, ये अगर देखा जाए तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो प्राइमरी, 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 इनके लिए तो बहुत वैलिड है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा इन तीनों पे। क्लियर? सबसे रिएक्टिव तो मोस्टली यही होगा, लेकिन इसमें रिएक्टिविटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि क्लोरीन निकालना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। क्लोरीन इसमें किस में पार्टिसिपेट ले रहा होता है बच्चे? रेजोनेंस में। जब कोई चीज़ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगी तो कॉमन सी बात है, उसका अटैक हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन सबसे कम यील्ड या फिर प्रोवाइड यील्ड करेगा ही नहीं, ये करेगा ही नहीं रिएक्शन, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास रिएक्शन नहीं फॉर्मेशन करने वाले क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से पढ़ लेना है कि नोट लिखा हुआ है, बच्चों को ये नोट नज़र नहीं आता कई बार। आइए नेक्स्ट देखिए। पहले क्या है? सल्फोनेशन। जब सल्फोनेशन कराऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पहले सिर्फ पैरा पे, सिर्फ ऑर्थो पे। एक्सेस में होगा तो कहाँ आ सकता है? ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे आने के चांसेस नहीं होते बच्चे इसके। तो मेरे पास इसके लिए ए मेरे पास क्या बनेगा? जहाँ पे हमारे पास सल्फोनेशन जब होगी तो वो ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे क्या शो करेगा? अपनी सल्फोनेशन। इसके बाद हम इसकी क्या कर देंगे? नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन जो है उसमें सल्फोनेशन ग्रुप को बड़ा इजीली रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि सल्फोनेशन के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड HSO3 जो ग्रुप है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। और इस लीविंग ग्रुप होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि जब मैं फिनॉल की नाइट्रेशन करवाऊंगा तो हमारे पास NO2 और NO2 लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना भाई? 3। आपको इसको तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके क्वेश्चन निकाल लेना है सॉल्व, ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, ये क्लियर हो जाने के बाद नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, NaOH की प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? लॉस प्रोसेस की तरह काम करेगा ये। क्या आ जाएगा? O नेगेटिव CH3 क्लियर, Na पॉजिटिव। अब ये CH2 जो है यहाँ से क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव निकलेगा। क्लियर, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे, जिससे मेरे पास ये CH2 कहाँ अटैक करेगा? इस पोजीशन पे अटैक करेगा। क्लियर, अगर आप ध्यान से समझें तो हमारे पास अटैकिंग पोजीशन रेडिकल या फिर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के बाद होने वाली रीअरेंजमेंट से भी पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अटैकिंग पोजीशन पॉसिबल है भाई। ठीक, तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो इससे मेरे पास ये CH2 कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर, जिसमें मेरे पास कंपाउंड कुछ बनके तैयार होगा ऐसा, CH3 CH3 O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बल्कि ग्रुप स्टेरिक हिंडर जनरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, और ये कार्बन कहाँ अटैक करेगा? इस पोजीशन पे, जिससे मेरे पास क्या बन जाएगा? ये वाला कंपाउंड। यहाँ पे क्या आया? मिथाइल। यहाँ पे भी क्या आया? मिथाइल। यहाँ पे क्या आया? OH जो यहाँ से निकला होगा, यहाँ पे क्या आएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार। क्लियर, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं? एडिशन ऑफ HCl एक्वास, जो कि मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा, जिसमें दोबारा से क्या होगी? रीअरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे कार्बन पे 4 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड, जिससे मेरे पास कुछ इंटरमीडिएट बनेगा इस प्रकार का। यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, इसमें जब मैं HCl ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा ये वाला। इसमें Me CHCl CH2 CH3, जो कि आंसर क्या बन रहा है? 1। क्लियर, क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट बार बार है, तो इसलिए रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म में से उठाया गया क्वेश्चन, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा ईथर की फॉर्मेशन के लिए? देखो भाई, ये एसिडिक है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास ये NH2 बन के तैयार हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इस केस में, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन क्या बनाएगा? रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, जिससे यहाँ से ब्रोमीन निकालना मुश्किल है। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये पहले से ही क्या है? आयनिक फॉर्म है। यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी क्या है आएगा? पॉजिटिव। तो अब अगर देखा जाए इसमें है तो केस फिनोल जैसा ही, बस पॉइंट इतना सा है कि यहाँ पे हमारे पास जो अटैक है SN2 मैकेनिज्म के बिहाफ पे ही होगा। क्लियर, बस फर्स्ट और थर्ड में एक चीज़ का अंतर है, और वो किस चीज़ का अंतर है भाई? और वो है, पहला फिनोल है, दूसरा क्या है? सोडियम फिनोल, वो उसकी क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा रिएक्टिविटी नज़र आएगी हमारे पास इसकी, और ये क्या बना देगा? OCH2CH3, ये कंपाउंड। क्लियर, इससे हमारे पास ईथर का कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर, और ये बेस्ट मेथड रहेगा हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन के लिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगी, जो कि स्टेबल बना देती है इसको, जिससे रिएक्शन ईथर के लिए नहीं जाएगा भाई। क्लियर, नेक्स्ट देखिए।
द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज अबाउट टू रिटेन SN2, ये तो नहीं होगा भैया। SN1, ये भी नहीं होगा, बहुत होगा। pyridine की प्रेजेंस में ये क्या शो करता है भाई, SN2। अगर pyridine ना हो तो होती है क्या, रिटेंशन, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे O नेगेटिव NaBr आ जाएगा, और ये O नेगेटिव ही कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पे किसी प्रकार का इसमें कोई चेंज नजर नहीं होगी, यहाँ पे कोई अटैक नहीं कर रहा, अटैक किसके ऊपर हो रहा है, कार्बन के ऊपर, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो ये मेरे पास क्या बना, इथाइल मिथाइल OCH। क्लियर है? जी, तो इसका आंसर मेरे पास क्या रहा, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए बच्चे। हाँ जी, अब उसने बोला कि अल्कीन बनना है। आपको सबको पता है कि एसिडिक कंडीशन है, यहाँ से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, यानी ये रिएक्शन एलिमिनेशन का ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन रिंग एक्सपेंशन का है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये केस आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पोजीशन। क्लियर? चाहे आप यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से कर दो, ऐसे मर्जी कर दो। क्लियर? लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पोजीशन पे। तो मेरे पास यहाँ पे कितने कार्बन की रिंग बनके तैयार हो जाएगी, 6 कार्बन की रिंग। क्लियर? इसको नंबर दे देता हूँ बच्चे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 6। 6 के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 के साथ भी लगा हुआ है, और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज टेबल किस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी की टर्शरी, तो टर्शरी में। तो यहाँ से मेरे पास क्या शिफ्ट होगा, एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्राइड के शिफ्ट होने पे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस प्रकार कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? और ये कार्बोकेटाइन बन के तैयार। अब इसी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज और एलिमिनेट करते समय हमें यहाँ से H पॉजिटिव निकालना है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करना है, जिससे मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा बच्चे, ये। और ये कंपाउंड ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है 5 कार्बन की रिंग से ज़्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होती है, 6 कार्बन की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ऐसे केस में 6 कार्बन की रिंग बनने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू किससे, 5 कार्बन की रिंग बनने से। क्लियर? तो इसीलिए आपका इसमें आंसर क्या रहेगा, C। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स, द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स, इसमें से बनेगा क्या। अरे देखो ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन कैनिजारो का है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस हुई है तो इसकी क्या हो जाएगी, इथर फॉर्मेशन से ब्रेक हो गई, फिनॉल बना देगा। ये इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक मेरे पास कौन होगा बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो कॉमन सी बात है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, यानी ये कंपाउंड बनाएगा। और जो कम होगा वो क्या बनाएगा, फिनॉलिक, ये बन जाएगा। क्लियर? तो इसमें या तो बी या तो डी में से कोई एक होना है। अब हाइड्रोलिसिस हुई है बच्चे, हाइड्रोलिसिस होगी तो कॉमन सी बात है यहाँ से एम निकल जाएगा, क्या लग जाएगा, H और H। तो मेरे पास क्या इसका आंसर आ गया, डी। सारा करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, सिंपल देखो कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसने क्या बना देना, कार्बोक्सिलेट बना देना अपने आप को, तो दूसरे ने अल्कोहल। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, कैनिजारो रिएक्शन को, पेपर में क्वेश्चन इसके कई बार आ जाते हैं और कई बार पूछे भी जा जाते हैं इसके क्वेश्चन। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखिए। हम्म, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग, देखो ये तो है, तो हेलोजिनेशन ही। क्लियर? अब ये होगी कहाँ, इसकी लोकेशंस क्या क्या हैं। देखो भाई ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और यहाँ पे ये रिंग है, तो यहाँ पे भी ये भी रिंग ही है। क्लियर? अब यहाँ जो रिंग है ये डीएक्टिवेट कर रहा है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिंग को क्या कर दे रहा है, डी एक्टिवेट कर दे रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वहीं ये नाइट्रोजन रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो इसी केस में यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्थो और पैरा। अब ऑप्शन पे आते हैं जरा, देखो इस रिंग के अकॉर्डिंग
हमारे पास मेटा पोजीशन या तो ये है या फिर ये है। क्लियर है? तो ये और पैरा पे लग रहा है तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ये ऑर्थो पे लग रहा है, ये केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लगने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। केस आ गया ये जिसमें क्या जा रहा है पैरा पे, और ये पैरा डायरेक्टिंग ही है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसका आंसर क्या बना बी फिर 4। तो ये बात याद रखनी है कि कौन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, कौन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। उसी बेस पे हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर, इसको ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बस चेक करना है कि कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड है और कहाँ पर जाकर क्लोरीन लग सकता है। ठीक, मैं आपको बता दूं ज़्यादातर रिंग में यील्ड उसी की आती है जिसमें हमारा मेजर वही बनता है जिसमें ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात हो रही हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरफ ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। हाँ भाई, इनमें कौन सा रिएक्शन क्या है ये आपको शायद कई बार बता दिया गया होगा। ठीक है, ये तरह के रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है सारे के सारे। और नेमिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसमें पहला जो है वो क्या है, क्लोरीनेशन है। Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, यानी सैंडमेयर रिएक्शन आ गया। CuCl2 की प्रेजेंस में मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, गेटरमैन। दोनों में बस इतना के अंतर था। ठीक है, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, तो ये तो यही ऑप्शन बन गया। ठीक है, बाकी तो सिंपल है। ये वुड्स रिएक्शन आ गया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सी का 1 आ जाएगा। और ये वाला जो है हमारे पास ए फिटिंग रिएक्शन आ गया, आसान है। क्लियर, सिंपल। आइए नेक्स्ट देखिए, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, पहले तो एलिमिनेशन होगी हॉफमैन, जिससे हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब कंसर्टेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे इसका अगर रिएक्शन करवाएगा, हीट करवाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे आयंस बनेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटाइन बनाते हो इस तरफ को, तो वो हाईली अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ को ट्रांसफर ना होंगे, किस तरफ को ट्रांसफर होंगे, इस तरफ को। क्लियर? और मेरे पास एक एच पोस्टमैन यहाँ के यहाँ पे अटैक कर जाएगा, जिससे मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार कंपाउंड। यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह काम करेगा, तो ये एच पॉजिटिव निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन का बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इस कार्बन के साथ, जिससे मेरे पास कंपाउंड क्या बन के तैयार हो गया, कुछ इस प्रकार का। ये क्लियर? और ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है सेकंड। ठीक है, या तो ऑर्थो पे टैग हो या पैरा पे, मेनली यहाँ पे कहाँ टैग होगा, पैरा पे। ठीक है, तो पहला तो एलिमिनेशन ही था, और दूसरा हमारे पास एक्लेरेशन है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज किया गया है बच्चे। नेक्स्ट, SOCl2 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे OH निकल जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चे, क्लोरीन। इतना क्लियर? CH2Cl। क्लोरीन लगने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केसियन अटैक किया, तो केसियन में क्या होगा, CH2, आगे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसकी अगर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करूं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे पास कंपाउंड क्या बन के तैयार होगा, CH2C डबल बॉन्ड OOH, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। सिंपल, SN1 SN1 रिएक्शन करते ही चले जाना है, ये SN होगा मेनली, तो बाकी सारे SN1 हो गए, वो आगे फर्दर क्या है, हाइड्रोलिसिस है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन मेरे पास क्या रहा, थर्ड। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रिएक्शन सीक्वेंस फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट। सीक्वेंस अच्छा खासा दे रखा है, ये है आपके पास रिएक्शन। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है, पहला स्टेप क्या है आपका, लिथियम अमाइड एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा, पहले तो निकाल देगा हमारे पास लिथियम अमाइड जो है,
इसका काम हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह काम भी कर सकता है। तो एक काम करेंगे, इसको पहले रिमूव करेंगे, क्या, H और Br, सिमिलरली H और Br। तो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या बन के तैयार हो जाएगा, पहले स्टेप में मेरे पास आ जाएगा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें फिर से लिथियम ही है, तो आपको बता दूं ये एसिडिक होने की वजह से यहाँ से क्या बना देगा, Li, ट्रिपल बॉन्ड Li, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये फर्दर किससे कंबाइन कराएगा, इथाइल ब्रोमाइड से, वो भी 2 बार, जिससे क्या बन जाएगा यहाँ पे Br, ट्रिपल बॉन्ड Br प्लस 2 बार क्या निकल जाएगा, सॉरी Br नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल आएगा बच्चे, इथाइल, इथाइल, और 2 बार क्या निकल जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड। अब इसमें हमने बर्च रिडक्शन करी है बच्चे, और बर्च रिडक्शन हमें अल्कीन प्रोवाइड करती है, कौन सा, याद होगा, ये एंटी एडिशन है, तो ये मेरे पास अल्कीन प्रोवाइड करेगी, ट्रांस, सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में ये हमें ट्रांस अल्कीन प्रोवाइड करेगी। ये रहा आपके पास फाइनल रिजल्ट, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को आराम से एक बार पहले देख के सॉल्व कर लेना है, फिर हमने इससे आगे इसको दोबारा ट्राई करना है बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चंस सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे, ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाने के लिए ही आए हैं। ठीक है ना। अगर आपके ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं तो आप होप करते हो कि भाई आपके पास काफ़ी हद तक कंटेंट रेडी है जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो बच्चे। आइए नेक्स्ट देखिए, लिस्ट 1। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस हीट क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड निकाल देगा और साथ में क्या बन के तैयार हो जाएगा, बेंजीन। तो ए का क्या आंसर बना भाई, 3rd। बहुत बढ़िया है, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। बी, फिनॉल CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस HCl, सबको याद होगा भाई, ये तो रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, दैट इज रिमर टिम्बर रिएक्शन जैसा कंपाउंड है। तो मेरे पास ये क्या बन के तैयार देगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर। तो ये मेरे पास ऑप्शन क्या बना, बी का 1। तो इसका आंसर मतलब मेरे पास क्या आया, 3rd। बाकी करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे सीधे, सॉरी। तो ये सारी एग्जांपल्स एक बार दोबारा से देख लेना सारी की सारी, लेकिन पहले 2 एग्जांपल से ही आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आ जा रहा है बच्चे। ठीक है, एक बार सारे ऑप्शन के बाद आराम से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन CO2 NaOH की प्रेजेंस में है हमारे पास बच्चे, तो कॉमन बात है ये क्या देगा, सैलिसिलिक एसिड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कॉलबेस का था। और फिनॉल C कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में मेरे पास क्या देगा, पिक्रिक एसिड दे देगा। सिंपल नाइट्रेशन है, एक्सेस ऑफ नाइट्रेशन। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गलत है भाई, जोन्स रिएजेंट और ये CH2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करेगा, और इसके रिएक्शन में हमारे पास क्या बन के बाहर निकलता है, COOH। देखिए, पहला ऑप्शन ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये आपको रिएजेंट्स याद करने पड़ेंगे। सॉरी। तो देखिए भाई, तो हमारे पास जो पहले 2 रिएजेंट्स हैं वो उनकी बात की जाए तो उन दोनों रिएजेंट्स में ये बिल्कुल सही है। मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन। जोन्स रिएजेंट दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो इन सल्फ्यूरिक एसिड और इसके साथ, तो ये मेरे पास ये ना प्रोवाइड करके ये क्या एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, गलत है। अब ये चीज़ याद करनी पड़ेगी बच्चों कि जॉन्स एजेंट क्या काम करता है और किस लिमिट तक रिएक्शन की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलेशन में कन्वर्ट नहीं करता। टर्शियल अल्कोहल में कॉपर चाहिए होता है हाई टेम्परेचर पे, तभी मेरे पास अल्कीन बनता है, वो कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये इनमें से सिर्फ ये ऑप्शन क्या था, गलत था। तो ऐसे क्वेश्चन सीखने को आते हैं बच्चे, और ऐसे क्वेश्चन आपको सिखाते बहुत कुछ है।
तो इन पे थोड़ा ध्यान देना कंपलसरी है। नेक्स्ट, रेट ऑफ HCN एडिशन। एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही क्या होगी, कम रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ए। तीन ऑप्शन में ए दिया हुआ है। उससे कम मेरे पास कौन होगा, बी। ठीक है, ए, बी। ठीक है, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद कौन आएगा, सी। सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी। सीधा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते ही हो आप लोग, कीटोन्स से ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ही है। उसी के बेस पे इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया भाई, 85 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे इनको। ट्राई कीजिए ज़रा। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो आपको पता है कि ये एस्टर की ब्रेकिंग करके क्या बनाता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो यहाँ से कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। और मेरे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा बच्चे, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, H प्लस क्या बन जाएगा, CH3, CH3, CH2, OH। क्लियर। अब ये दोनों कंपाउंड कौन से हैं, ये वाले। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड। आपकी रिएजेंट्स की एक प्रकार की प्रैक्टिस है जो आपको बहुत हेल्प करेगी पेपर्स में भी। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, तो मेरे पास यहाँ पे पीएच नेगेटिव, मैग्नीशियम पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। पीएच नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, तो मेरे पास फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे कंपाउंड ए जो बन के रेडी होगा वो कौन सा होगा भाई, सी, पीएच डबल बॉन्ड ओ। क्लियर। इस कंपाउंड में फर्दर हमने क्या ऐड किया, NH2, NH, सी डबल बॉन्ड O, NH2। अब यहाँ पे आपको पता है NH2 ग्रुप का अटैक होगा। अब कौन सा अटैक करेगा इन तीनों में से, देखो भाई, इन तीनों में से इन दोनों नाइट्रोजन के पार्टिसिपेशन ऑफ किस में है, रेजोनेंस में है। इसलिए इनका बेसिक करैक्टर जो है वो क्या कर जाएगा, इसका बेसिक करैक्टर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए अटैक कौन करेगा, ये। इसलिए हाइड्रोजन कौन लूज करेगा, ये। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और मेरे पास कंपाउंड क्या बन के तैयार होगा, यहाँ पे आएगा C, PH डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। यहीं तक करना था। ये रहा आपका B, और B इसका आंसर मेरे पास क्या आया, ये जो है फिनाइल है बच्चे। ठीक है, इसलिए इसको घबराना मत, देखे कि ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, ड्रॉ किया, दैट इज PH, दैट इज फिनाइल। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड। क्लियर। ये वाला नहीं हो सकता जो अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ लेस बेसिक नेचर। ठीक है, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको सबको याद होगा कि एनिलीन के साथ हम कई बार ऑर्थो ग्रुप की एक्सेस अमाउंट ऑफ एडिशन को रोकने के लिए, ताकि ऐसा कंपाउंड ना बन जाए, हम इसके लिए एक ग्रुप अटैच करते थे, बड़ा सा ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ताकि वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक को कम कर दे। इससे क्या होगा, देखो मेटा पे तो कंपाउंड बनने से रहा, क्योंकि ये है कौन सी, नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो होगा ऑर्थो और पैरा पे, यानी ये मेरे पास क्या होगा, माइनर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेजर। क्लियर। आपको याद होगा कि ये ग्रुप पहले कन्वर्ट होगा इन दोनों में, जिसमें वो मेजर होगा, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चे, NO2। अब इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो ये ग्रुप आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करेगा, जिससे मेरे पास रिएक्शन लास्ट में क्या प्रोवाइड करेगा, NH2, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, NO2, प्लस क्या निकल जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, जो कि मतलब मेरे पास एज ए बाय प्रोडक्ट होता है। तो मेजर मेरे पास ये होगा, और माइनर मेरे पास ये होगा। माइनर यही होगा, और वो ना बन सके या ये कम बने, तो इसके लिए ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक ग्रुप, जो ग्रुप ऑर्थो की अटैकिंग पोजीशन को थोड़ा सा क्या कर देगा, तो प्रेस यानी डाउन कर देगा, जिससे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें माइनर बनेगा थर्ड, सेकंड वाला क्या होगा, मेजर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इनकरेक्ट है,
डाइजोनियम सॉल्ट है भाई, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर शायद मिस था यहाँ पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, कार्बाइलमीन है, बिल्कुल सही भाई, एन ट्रिपल बॉन्ड सी बने के तैयार होगा यहाँ पे। सॉरी सॉरी, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। कैटरमैन ना, कॉपर चाहिए। ये CuCN है, ये क्या है, सैंडमेयर है। हाँ जी, ये बाल्चीमैन ही है। ये दोनों पहला दूसरा चौथा ठीक है, लेकिन थर्ड यहाँ पे गलत होगा। थर्ड गैटरमैन ना होके क्या है बच्चे, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। इसका फाइनल प्रोडक्ट देखो, पहला तो वही आ गया जो मैंने पीछे भी बताया, क्या नाम है, कार्बाइलमीन रिएक्शन। क्या बन के तैयार होगा ये, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। इसकी मैंने रिडक्शन करवा दी, रिडक्शन करवाने पे क्या बन जाएगा, NH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। थर्ड नहीं, सॉरी, थर्ड में तो बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, इसको उधर ध्यान से, हाँ पेपर में भी चीज़ ध्यान से बच्चे, ये गलतियाँ होती हैं। तो इसका आंसर क्या बना भाई, फर्स्ट। यहाँ बेंजीन नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये तो पॉसिबल केस ही नहीं नहीं है। इसका पॉसिबल केस कौन सा हुआ फिर, फर्स्ट। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट, ज़ेल्डर मेथड। पहले तो ये मेथड समझ लीजिए कि इस मेथड में कौन कौन से ग्रुप एप्लीकेबल नहीं होते। NO2 ग्रुप, नाइट्रोसो एजो, यहाँ तक कि एन डबल बॉन्ड डेड एजॉक्सी ग्रुप, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। पिरिडीन, इनोलिन, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इन दीज कंपाउंड इज नॉट क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट में ये कंपाउंड्स कन्वर्ट नहीं हो सकते, इस वजह से इनको एप्लीकेबल हम नहीं करते। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ मेरे पास कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा एजो कंपाउंड, सॉरी एनानीन, NH2। क्लियर? इसके लिए शो करेगा भी, यहाँ पे ये भी अमीन ही बनेगा, CH2 NH2, इसके लिए भी शो करेगा बच्चे। यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन बचेगा ही नहीं बच्चे, यहाँ तो नाइट्रोजन बचेगा ही नहीं, तो ऐसे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तक कि ये डाइजोनियम साल्ट के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आया, C और D एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी दोनों एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब आंसर क्या बना, C और D। क्लियर? नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन हमारे पास कंपाउंड दे रखा है NaOH Br2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड। देखिए क्या बनता है, मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, ये है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तुमको याद होगा ये रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन में यहाँ से ये ग्रुप रिमूव करके हम क्या लगाते हैं डायरेक्टली, NH2, जिससे मेरे पास पहले क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड। यहाँ पे क्या आया, CH3, यहाँ पे क्या आया, सीधा NH2। आगे देखो, ये रिएक्शन फ्रीडल एंड क्राफ्ट तो होने से रहा। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है एनिलीन के केस में। अब ऐसे केस में अगर नाइट्रोजन के साथ इस ग्रुप का अटैक करवाया जाए तो ये HCl बाहर निकाल देगा, माइनस ऑफ HCl, और ये मेरे पास क्या कंपाउंड बना के दे देगा बच्चे, ये वाला। यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा NH बेंजीन। क्लियर? और सॉरी सॉरी, साथ में क्या आएगा बच्चे हमारे पास यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, एंड देन ये कंपाउंड। आप लोग देख पा रहे होंगे सभी कि HCl निकाल दिया गया, उसके बाद जाके ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई है कंपाउंड की। ये वैसा ही है जैसे ग्रुप हम अटैक कराते थे एनिलीन के ऊपर, ताकि उसके ऊपर ऑर्थो ग्रुप अटैक ना कर सके। इसका आंसर क्या बना, बी। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, 32 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खुद ट्राई कर लीजिए, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना देखिए समझिए ज़रा।
32 ग्राम ऑफ ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, दोनों ही हैं। अब ऑक्सीजन और सल्फर की प्रेजेंस में मेरे पास दोनों देखा जाए, दोनों 32 ग्राम, मतलब 1 मोल यूनिट है ऑक्सीजन गैस का, 1 मोल ही क्या है मेरे पास सल्फर। तो इसका आंसर क्या है, पहले का तो बन गया आर। ठीक है, आर वाले केस दो हैं भाई, ये और ये। क्लियर। दूसरा, 2 ग्राम मोलिक्यूल यानी 2 मोल्स के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। 2 मोल्स पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट में देखा जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें 1 मोल में 1 मोल आयरन है, तो कितने मोल आयरन यहाँ पे 2 मोल में होंगे, तो 2 मोल होंगे। पी, पी भी है यहाँ, पी भी है और एस भी है, एक बार एस भी चेक कर लिया जाए। 1 मोल में कितने मोल कार्बन है 6, तो 2 मोल में कितने होंगे 12 मोल। हाँ, तो बात तो ये भी सही है, यानी पी और एस। तो आपको बस ये देख के आंसर निकाल देना है, इसमें ए आर है, बी क्या है पी और एस। चेक कर लीजिए, सी भी देख लीजिए, 144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ओजोन भी है, तो ओजोन का मोलिकुलर मास 48 है, तो 144 ग्राम में कितने आए 3 मोल ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही, 3 मोल ओजोन के मॉलिक्यूल हैं भाई। ठीक है, तो मेरे पास सी का क्या बनेगा क्यू, और ये बात सही है, इसका मतलब आंसर फर्स्ट ही मेरे पास बिल्कुल सही है। ये इजी क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चे छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट, CO2 सॉलिड प्लस H2 गैस गिव्स यू CO सॉलिड प्लस H2O गैस, KP दे रखा है। हाँ, KC निकालना है तो इसको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व किया जाए जरा। आइए देखिए, CO2 सॉलिड प्लस H2 गैस इक्विलिब्रियम विद CO सॉलिड प्लस H2O गैस, और यहाँ पे मुझे KP प्रोवाइड कर दिया गया कितना 20। अगर आप इसी क्वेश्चन में से देखें, मुझे फाइनल इक्वेशन क्या चाहिए, इसमें CO2 गैस चाहिए इस तरफ, तो देखिए CO2 गैस किस तरफ है इस तरफ, तो इस इक्वेशन को एक काम करिए रिवर्स लिखिए। रिवर्स जैसे करेंगे तो KP का क्या बन जाएगा, KP डैश जो कितना आएगा 1/200। इक्वेशन क्या बन जाएगी, CO2 गैस प्लस CO सॉलिड गिव्स यू CO2 सॉलिड प्लस CO गैस। आसान कर दिया, माइनस कर दिया तभी आंसर निकल आता। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड से सॉलिड कैंसिल हो गया, सॉलिड से CO2, सॉलिड से CO2 सॉलिड गैस कैंसिल होगी। इक्वेशन क्या बनी, CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इक्विलिब्रियम विद CO गैस प्लस क्या निकल के आएगा H2O, और मेरे पास फाइनल KP कितना निकलेगा, दोनों का मल्टीपल 20 मल्टीप्लाई बाय 1/200, जो कितना आ गया मेरे पास 1/10। क्लियर, KP आ गया। आपको क्या फाइंड करना है बच्चे, KC। तो KC कैसे निकालेंगे, KC इक्वल्स टू, पहले लिख लीजिए रिलेशन, KP इक्वल्स टू KC इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे, पानी भी क्या है गैस, डेल्टा NG मेरे पास कितना रहेगा 0। अगर डेल्टा NG 0 है तो ऐसे में KP किसके इक्वल आ जाएगा, KC के इक्वल, जिसका आंसर कितना आया 0.1। इसका आंसर क्या बना 1। क्लियर। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन सिंपल था, और इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बहुत टफ कैलकुलेशन भी नहीं दे रखी हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं और ये क्वेश्चन आसान भी हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए, इनिशियल प्रेशर XY2 इक्विलिब्रियम विद XY प्लस Y। इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना है 800, 800 में से कितना यूज़ होगा x ये बनेगा, x ये बनेगा, टोटल कितना दिया हुआ है 1200, तो 800 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1200, यानी मेरे पास 800 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1200, तो यहाँ से x कितना आया मेरे पास 400, इतना आ गया। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो KP को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली हम। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400, ये भी कितना आ गया 400, और ये भी कितना आ गया 400। सॉल्व करिए, 400 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 400, कट करके कितना आंसर आता है 400। सिंपल है, तो इसका आंसर कितना आया फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, AgCl जब आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा Ag पॉजिटिव और
Cl नेगेटिव, इसकी सॉल्युबिलिटी S है। लेकिन इसको डिसॉल्व किस में किया गया, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंस है, ये कंप्लीटली आयनाइज होगा, जिससे क्या बनेगा। अब अगर ये 0.04 मोल है तो कैल्शियम भी कितना होगा 0.04, लेकिन क्लोरीन कितना होगा 0.08। टोटल क्लोरीन की सॉल्युबिलिटी कितनी आई S प्लस 0.08। हमें KSP दे रखा है, KSP कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ या सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव, जो कितना आएगा S इंटू S प्लस 0.08। और KSP कितना दे रखा है बच्चे मुझे, 4 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से बेटर आप एक काम कर सकते हैं, S प्लस 0.08 को अप्रोक्सीमेट कितना लिख लें 0.08, बिकॉज S इज लेस देन 0.08 में KSP की वैल्यू बहुत छोटी है बच्चे, 10⁻10 है। तो ऐसे केस में मेरे पास फॉर्मुलेशन क्या बनी, S इंटू 0.08 4 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है, एंड वो रिजल्ट है दैट इज 0.5 एंड 5 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चे, बहुत बढ़िया है। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, इन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, ये समझना भी करना समझ के करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और समझ के ही इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। इन क्वेश्चंस को टाइम देंगे तो काफ़ी कुछ नया सीख जाएंगे बच्चे, जो अगर नहीं भी आता है तो। ठीक है, पेपर में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है, I माइनस MnO4 नेगेटिव प्लस H2O गिव्स यू XI2 y MnO2 प्लस ZOH नेगेटिव। हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और y, इनको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने में अब जैसे ही क्वेश्चन आया, अब आप कई बार सोचोगे कि सर हम इसको लास्ट तक बैलेंस करते हैं, अरे नहीं, इतना टाइम नहीं देना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया x आयोडीन और y MnO2, तो सिंपल इसमें ट्रिक्स अपनाओ ना। ये -1 है, मैं आप लिख दे रहा हूँ, आयोडीन -1 प्लस MnO4 नेगेटिव, पानी और OH निकाल दो। वैसे भी पानी और OH की रिक्वायरमेंट हमें इक्वेशन में नहीं होती इतनी, ठीक है, जब तक हम उसका एसिडिक और बेसिक मीडियम ना देखें, वो हम वहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। -1 से कितना हुआ 0, कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 आयोडीन पर लिखोगे। अब एक आयोडीन -1 से जब 0 जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा, एक। कितने आयोडीन है यहाँ पे, 2। 2 आयोडीन इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेंगे बच्चे, 2। MnO4 नेगेटिव +7 से कितना हुआ, +4। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कितने गेन कर रहा है, 3। ये इलेक्ट्रॉन 3 गेन कर रहा है, ये लूज 2 कर रहा है, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर दो, 3 से, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर दो, 2 से। दोनों इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। जिससे इसको मल्टीप्लाई किया है उसी से एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3, और ये भी कितना आ जाएगा, 3। क्लियर, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो एलिमेंट्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बना भाई, इक्वेशन बनी 6I नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव गिव्स यू 3I2 प्लस 2MnO2। क्लियर है, चेक कर लो, बैलेंस हो जाएगा। यहीं पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करेंगे, मैंने OH और H2O को बैलेंस नहीं किया, ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं किया, क्योंकि मेरा आंसर यहीं से निकल जाएगा। आयोडीन कितने हैं हमारे पास, 2, और मैग्नीज कितने हैं हमारे पास, 2। अगर आप चाहो इसको अगर फर्दर बैलेंस करना चाहो तो इसको नहीं छेड़ते हम, हमारे पास क्या, जो भी हिलेंगे, जो भी इक्वेशंस में मेरे पास कंपाउंड्स में चेंजेस आएंगे, वो किस में आएंगे, H2O और OH में। ये इक्वेशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब ये चेंज नहीं होगी, चेंज होगा तो वाटर और OH नेगेटिव ही यूज होगा। तो इसका आंसर कितना आया, 3 और 2। क्लियर, X ये था और ये था Y, सिंपल। इसको बिना पेन उठाए भी किया जा सकता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 100 मिलीलीटर ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ ClO2 कैन बी ऑक्सीडाइज x मोल ऑफ H2O2। H2O2 को क्या कर दिया गया भाई, ऑक्सीडाइज कर दिया गया, जिससे बना O2। ऑक्सीजन में -1 होता है, O2 पे 0 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए इसने, 2। वहीं ClO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, Cl नेगेटिव में, दैट इज कंप्लीटली, एंड ClO2 इटसेल्फ चेंजेस टू Cl नेगेटिव।
तो क्लोरीन पे चार्ज यहाँ पे कितना है +4, कितना हो गया -1, इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए बस इसने +5 गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए गए हैं। अब अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है मोल्स, तो आपको याद होगा N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 से बेस्ट मेथड यहाँ पे कोई भी नहीं है। नॉर्मेलिटी N1 में ले लेता हूँ ClO2 को, N2 में ले लेता हूँ किसका H2O2 को। क्लियर। आइए अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ ClO2 देखिए कितने हैं, वॉल्यूम कितना है 1000 ml यानी 1 लीटर, मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी कितनी गिवन है 1/10। मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है नॉर्मेलिटी में तो क्या आता है n टाइम मोलैरिटी आती है, तो n फैक्टर कितना है इसका भाई ClO2 का 5 इज इक्वल्स टू, मुझे इसकी नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं भाई। ठीक है, तो मेरे पास नॉर्मेलिटी n होगी। अब आप चेक करें तो नॉर्मेलिटी n का मतलब मेरे x का मतलब n टाइम मोलैरिटी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे मोल्स निकालने में मोलैरिटी का यूज़ करूँगा। चेक करें कैसे, यहाँ पे आएगा n टाइम मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, क्लियर है, इनटू p वॉल्यूम, क्लियर है। और अब अगर मैं बात करूं इसके नंबर ऑफ मोल्स की, तो ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो n इनटू नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर कितना है इसका, ये आया 1/2, तो n फैक्टर कितना है इसका भाई 2 निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1/2, जो कितना आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ रहे हैं 4। क्लियर, नंबर ऑफ मोल मेरे पास कितने आ रहे हैं, सॉरी 1/4। क्लियर, 4 नीचे जाएगा तो 2 नीचे जाएगा, क्या बन जाएगा 1/4, तो इसका आंसर क्या बना 1/4 के अकॉर्डिंग कितना आया 0.25। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आपके पास टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आते हैं और ये डॉग सेक्शन में पाए जाने वाले क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है, आसान है और इजी भी, इतना टफ भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट देखिए ज़रा। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिएगा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए किया जाता है। तो सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा, यानी इसमें LPPT दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वही पूछा गया कि कंपाउंड एक्स कौन सा होगा जो सभी टेस्ट में परफॉर्मिंग करेगा। एजोडाई टेस्ट नहीं दे रहा, यानी डाइजोनियम साल्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जो कि एनिलीन बना रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। एल आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब क्या हो गया, ये ग्रुप का होना। क्लियर, या ये ग्रुप का होना। ठीक है, ये पहले कैंसिल हो चुका क्योंकि DNP टेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन ये हमें आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए जिसमें टेस्ट दिए गए हों तो उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन तरीका है। एलिमिनेशन करते जाओ ऑप्शंस को, ऑप्शन एलिमिनेशन होते गए तो लास्ट तक आते थे आपके अपने पास आंसर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, और वो आंसर इसमें क्या है 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट, जिसमें N दैट इज टर्शरी, और ये मेरे पास क्या है हमारे पास कार्बनिक ग्रुप जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, और ये एजोडाई टेस्ट नहीं देगा, और वही यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल टेस्ट भी प्रोवाइड करेगा ये, तो सभी टेस्ट प्रोवाइड करने का मतलब ही होगा कि इसका आंसर क्या आएगा 1, बस ये टेस्ट प्रोवाइड नहीं करना, उसने बोला भी है नहीं करना। क्लियर। लास्ट, हाँ जी, NaBH प्रोडक्शन करेगा, कहाँ करेगा, सिर्फ कीटोन की, इसकी नहीं कर पाएगा, तो पहले केस में क्या आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा भाई OH OH OH, ये वाला केस। क्लियर, और दूसरे केस में P2S6 दैट इज हाइड्रोब्रेशन एंड ऑक्सीडेशन है, जो मेरे पास क्या बनेगा एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग अल्कोहल बना देगा, जो कि क्या है CH2OH प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, जिससे मेरे पास कंपाउंड बन के तैयार होगा ये वाला। क्लियर, तो देखिए बच्चों आपके सामने ये 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे होप है आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को सॉल्व करने में और चीज़ों को एनालाइज करने में। आपके पास करने के लिए क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है बच्चे, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेंगे, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि
अपने कंटेंट को कंसाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़रा ध्यान दिया जाए। क्लियर? और क्वेश्चन पैट जितना हो सकता है उतना करिएगा। ये मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो चूज करके लाए जाएं, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो अपने कंसेप्ट को लेकर। जहाँ वीक पॉइंट है वहाँ से आप दोबारा से एक बार चेक कर सकें। क्लियर? तो मेरी तरफ से यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं भाई, और ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है? आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।